नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर से आ गया हूँ, लेकिन अब की बार फेस दिखा के मैं आपको पूरी की पूरी हॉरर स्टोरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए और भी हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरी ऐसे ला सकूं। आज जो स्टोरी है वो मेनली बेस है राजस्थान के भानगढ़ के किले में, जो कि अलवर के जो पर्वत है उनके बीच के अंदर स्थित है। जनरली भानगढ़ के किले से रिलेटेड आपने बहुत सारी स्टोरियां सुनी होगी, जैसे कि भानगढ़ के किलों के अंदर रात को 6 बजे के बाद में वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो वहाँ 6 बजे के बाद में लोगों को अंदर जाने के लिए बिल्कुल साफ मना कर देते हैं। लेकिन ये तो इक्की दुक्की कहानियां है जो कि हमको और आप लोगों को पता है, लेकिन इतिहास में एक्चुअल में इसके साथ हुआ क्या था वो चीजें आज हम आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। पहली चीज तो ये कि भानगढ़ के किले के अंदर कहा जाता है कि बहुत ही खतरनाक और भयानक आत्माएं आज भी विजिट करती है, जो शाम को 6 बजे के बाद में अपना रूप प्रकट करती है। और कुछ लोगों ने वहाँ पे लाइक जानने की भी कोशिश की थी कि हम देखना चाहते हैं कि भूत प्रेत आत्माएं जैसी भी कोई चीज विजिट भी करती है इस दुनिया में, एग्जिस्ट करती है या नहीं। बट मेरा मानना ये है कि इन चीज़ों को आप जितना हल्के में लेते हैं उतनी ये चीज़ हल्के लेने वाली है नहीं, क्योंकि आप अगर इस दुनिया के अंदर पॉजिटिव एनर्जी अगर एग्जिस्ट करती है तो नेगेटिव एनर्जी भी ऑल्सो एग्जिस्ट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि क्या हुआ था उस दिन की भानगढ़ का किला शापित बन गया। वहाँ के लोग जो जिंदा मर गए और वो एकदम वीरान शमशान बन गया, और वहाँ पे आज तक जो भी गया वो रात को वापस क्यों नहीं आया। सबसे पहले तो ये है कि वहाँ पर एक कुछ समय पहले की बात है कि जब भानगढ़ का किला बना था, जो भानगढ़ का किला जिस राजा ने बनवाया था, बनवाने उसने शुरू ही किया था, तब वहाँ पे एक बहुत ही आदर्श रूपी एक बाबा जी रहा करते थे। एक साधु संत रहते थे, वो काफी चमत्कारी थे और उनके काफी चर्चे भी थे कि वो मतलब उनकी सब लोग चर्चा करते थे कि वो बहुत आदर्शशाली बाबा है, इज्जत भी करते थे और उनके पास बहुत अलौकिक शक्तियां थी, चमत्कार करने की क्षमता थी। तो जब उस बाबा जी को ये पता चला कि यहाँ के राजा है वो एक बहुत बड़ा महल बनवाने जा रहे हैं, हवेली बनवाने जा रहे हैं, तो उन्होंने किसी अपने चेले वगैरह को कहा कि तुम जाके राजा से कहो कि एक बार आके हमसे मिले, क्योंकि हमको उनसे बात करनी है इस महल से बनने से रिलेटेड। तब उन्होंने राजा जी काफी आदर्शशाली इंसान था, समझदार इंसान था, बड़े बुजुर्गों की और साधु संत लोगों की बहुत कदर करता था। तो उस चीज को देख के वो उसके पास जाता है। तब राजा जाता है, उनको दंडवत प्रणाम करता है। तब पंडित जी जो बाबा जी थे उन्होंने कहा कि देखो राजा, तुम जो ये महल बनवा रहे हो बनाओ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए बहुत उत्तम रहेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, मैं जिस जगह पे तपस्या कर रहा हूँ उस जगह पे तुम्हारे भवन की, तुम्हारी हवेली की, तुम्हारी महल की छाया मेरे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। तब राजा ने उस चीज को काफी गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि जी बाबा जी, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तो राजा ने अपना महल उसी हिसाब से बनवाया, ना ज्यादा ऊंचा बनवाया ना ज्यादा चौड़ा बनवाया, ताकि सूरज ढलने के बाद में जो महल की जो परछाई होती है वो तपस्या कर रहे बाबा जी के ऊपर ना पड़े। तो उस चीज को देखते हुए 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक तो इस चीज का ख्याल रखा गया। लेकिन जैसे चौथी पीढ़ी आई तो उन लोगों को ये इस बात का पता था नहीं कि ऐसी चीजें भी कुछ होती है कि बाबा जी गुस्से में आ जाएंगे, साथ दे देंगे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने क्या किया कि जो पहले से जो मतलब भवन बन रखा था, जो महल बन रखा था, उस पे आने वाली नई पीढ़ियों ने एक और छत, एक और मंजिल और खड़ी कर दी। इस वजह से क्या हुआ कि जैसे ही अब भवन ऊंचा हो गया तो सूरज की किरणें गिरने से वो छाया बाबा जी की तपस्या कर रहे थे उन पे आके गिरने लगी। जैसे ही वो छाया बाबा जी के ऊपर आके गिरने लगी, बाबा जी की तपस्या भंग हो गई। अब बाबा जी की तपस्या भंग हुई तो बाबा जी ने उसी टाइम उसको श्राप दे दिया कि ये महल, इसमें रहने वाले लोग, यहाँ के राजा महाराजा, यहाँ का पूरा वंशज हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। तब से कहते हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी लोग घूमते हैं, वो आज के समय में एक उनकी मतलब मुक्ति नहीं हो पाई। वो आज भी एक शापित आत्मा की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। इसके से रिलेटेड दूसरी स्टोरी ये है कि एक वहाँ पे एक रानी रहती थी, रानी रत्नावती। दूसरी कहानी है ये। रानी रत्नावती इतनी ज्यादा सुंदर और इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि एक बार कोई इंसान उसको देख लेता था तो उसकी दांतों की नींदें उड़ जाती थी।
क्योंकि वो वास्तव में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि बाहर बाहर से बड़े बड़े राज्यों से राजाओं के उसके लिए आमंत्रण आते थे शादी के लिए कि हम रानी रत्नावती से शादी करना चाहते हैं या रानी रत्नावती को अपनी धर्मपत्नी बनाना चाहते हैं। लेकिन रानी रत्नावती इन चीज़ों को काफ़ी परहेज करती थी। लेकिन एक इंसान और था जिसकी रानी रत्नावती पे काफ़ी नज़र पड़ी हुई थी। वो चाहता था कि मैं रानी रत्नावती से शादी करना चाहता हूँ। वो और कोई नहीं, वहाँ का एक सबसे खतरनाक और जादुई तांत्रिक सिंधिया, जिसका नाम था सिंधिया तांत्रिक, उसकी उस पर नज़र थी। अब वो जो तांत्रिक था उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे सीधा सीधा अगर उसको बोलूंगा शादी के लिए तो वो तो मानने से रही, क्योंकि वो कहाँ शमशान में रहने वाला एक अघोरी बाबा, कहाँ वो महलों में राज करने वाली रानी। तो वो हमेशा इसी फिराक में रहता था कि कैसे मुझे मौका मिले और कैसे मैं रानी को अपने जादुई तंत्र मंत्र से उसको अपने वश में कर लूं। इनफैक्ट जो रानी थी वो भी तंत्र मंत्र विद्याओं की काफी अच्छी जानकारी रखती थी। वो जितनी सुंदर थी उतनी बुद्धिमान भी थी। वो समझती थी कि कौन कौन से तंत्र मंत्र विद्याएं होती है, किस वजह से इंसान को कंट्रोल किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। एक दिन ना क्या हुआ, जो रानी रत्नावती की जो दासी थी वो बाजार में गई तेल लेने के लिए। अपने सर पे जो मालिश करवाने के लिए तेल होते हैं ना, वो तेल लेने के लिए वो बाजार में गई। इसी वक्त का इंतजार कर रहा था वो तांत्रिक सिंधिया कि इससे बढ़िया मौका मुझे नहीं मिल सकता। तो जैसे वो दासी वो खरीद के लेकर वापस आती है तेल, तो रास्ते में उसको सिंधिया तांत्रिक मिल जाता है। अब जैसे ही सिंधिया तांत्रिक मिलता है तो उसने अपना जो जादुई और जो तांत्रिक विद्या वाला जो मंत्र है उसके अंदर, बोतल के अंदर जो तेल में फूंक दिया। मतलब उस तंत्र की ऐसी क्वालिटी थी, ऐसी ताकत थी कि कोई इंसान अगर उसके तेल को अगर अपने सिर में लगा लेगा तो वो डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएगा उस सिंधिया तांत्रिक के। वो सिंधिया तांत्रिक यही चाहता था कि मैं कैसे भी रानी रत्नावती को अपने तंत्र मंत्र से कंट्रोल करके उससे शादी कर लूँ, अपनी वासना की पूर्ति कर लूँ। बट जैसे ही तांत्रिक जैसे वो दासी तेल लेके रानी के पास गई तो रानी ने कहा कि दासी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस तेल के अंदर कुछ ना कुछ तो तंत्र मंत्र फूका हुआ है। क्योंकि रानी को इन चीजों का काफी अच्छा नॉलेज था, तो उसको देखते ही पता लग गया था कि वास्तव में इसके अंदर कुछ तो गलत हो रखा है। तो उसने जैसे ही देखा तो उसने पूछा दासी से कि दासी ये बताओ, जब तुम तेल लेकर आ रही थी तो तुमको रास्ते में कौन मिला था? तब उसने बताया कि मुझे तो वो जो तांत्रिक है सिंधिया तांत्रिक वो मिला था। तब उसको पूरा बात पता लग गई थी कि ये उसकी चाल है और वो मुझे कैद करने के लिए या मुझे कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर मंत्र फूका था। तब उसने क्या किया कि वो जो तेल की जो बोतल थी, उस तेल की बोतल को उसने, एक पत्थर था महल के पीछे की साइड में, एक बड़ा पत्थर था, उस पत्थर के ऊपर ले जाके फेंक दिया। अब जैसे फेंक दिया, फेंकते वो सारा तंत्र मंत्र तेल वेल जो भी था वो हवा के अंदर छू मंतर हो गया। वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वो जाके उस पत्थर के अंदर समाहित हो गई। अब जैसे उस पत्थर के अंदर समाहित हुई तो वो पत्थर लुढ़कता 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 जाके सीधा उस तांत्रिक की सीने पे लगा। इतने जोर से लगा कि उसने अपने वही प्राण त्याग दिए। लेकिन तांत्रिक ने अपने प्राण त्यागते त्यागते उस पूरे भानगढ़ किले को ये श्राप दे दिया कि यहाँ के लोग कभी भी अपनी जान की मुक्ति नहीं करवा पाएंगे। आज भी ये कहा, मैं नहीं मानता कि मेरे पास इनका प्रूफ है नहीं कि ये बात बिल्कुल हकीकत है या गलत है, लेकिन कुछ तथ्य है, प्रमाण मिलते हैं जिनके बेस पे मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई है। बट उसके बाद में कुछ दिनों बाद में वहाँ पे एक युद्ध हुआ, भानगढ़ के किले में युद्ध हुआ। उसके बाद में वहाँ पे जितने भी लोग थे सब के सब खत्म हो गए। आज दिन तक वहाँ पे जो भी गया है सब यही बोलते हैं कि कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे देखने को मिलती है। वहाँ के आसपास के लोग ये बोलते हैं कि शाम को 6 बजे या 7 बजे के बाद में ऐसा लगता है कि महल के अंदर कोई है। वहाँ पे कोई ना कोई बाजार लगता है, लोगों की चहल पहल की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है सैनिक तलवार चला रहे हैं, तलवार की एक युद्ध करने की आवाजें आती है। कितना परसेंट सही है, कितना परसेंट गलत है, ये ना तो हमको पता ना किसी और को। बट एक 2016 के अंदर एक जर्नलिस्ट था जिसका नाम था गौरव तिवारी। जब गौरव तिवारी ये मतलब इन्वेस्टिगेशन करने गया कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि वास्तव में अंदर की तरफ कुछ नेगेटिव एनर्जी वास करती है या नहीं, लेकिन जब उसने अंदर की जाके रात को 12 बजे से लेकर 6 बजे तक इन्वेस्टिगेशन किया तो उसको कुछ तो नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट फील हुआ था। बट वो कैमरे में कैद नहीं कर पाए क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है, कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर सकता मेरे अकॉर्डिंग। बट
ऐसे बोलते हैं कि उसके 10 से 15 दिन बाद में उसके घर पे गौरव तिवारी की बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। ऐसे बोलते हैं कि वो जो आत्माएं थी वो गौरव तिवारी के साथ चली गई थी और उसको वहीं खत्म कर दिया था। इतिहास है, भानगढ़ का किला जितना देखने में विचित्र लगता है उतनी ही विचित्र और रहस्यमय खतरनाक घटनाएं आज भी ये लेकर डूब चुका है। अपन कह नहीं सकते कि आखिर हकीकत में उस दिन हुआ क्या था, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो इतिहास के अंदर जो चीजें लिखी गई है उनको कुछ कई बार तोड़ मरोड़ के भी पेश किया जाता है, तो कई बार वो हकीकत भी हो सकता है। और याद रखें, खतरनाक और बुरा घटनाएं जिनको आप हल्के में लेते हो, भूत जैसी चीजें वो वास्तव में एग्जिस्ट करती है, कृपया उनको हल्के में ना ले। तो मैं आपसे ये विदा लेता हूँ आज इस स्टोरी के साथ में। आगे फिर आपके लिए एक शानदार स्टोरी लेकर आऊंगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक बार कमेंट में मेरे को जरूर बता देना कि फेस दिखा के मैं बोलता हूँ वो आपको पसंद है या विदाउट फेस आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और ध्यान रखना, कभी भी किसी भी नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत से तुम्हारा पाला ना पड़े तो अच्छा ही है।